नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में भारी बाढ़ के बीच अधिक प्रभावशाली तथा बाढ़ की समय रहते चेतावनी देने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर कार्य शुरू किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्किल ई लर्निंग टेलीमेडिसिन नामक आधुनिक सुविधा आरंभ की। आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के सजीले पंखों और उड़ने की क्षमता के रहस्य का पता लगाने के लिए उसके जीनोम का सफल अनुक्रमण किया। मॉनसून की बारिश हर वर्ष जल के रूप में अमृत बरसाती है। खेती की लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, तालाब जल से भर जाते हैं और भूजल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन इसी बारिश के कारण जब बाढ़ आती है तो जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए भारत में जल संसाधन से जुड़े सर्वोच्च तकनीकी संस्थान केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया है। इसका उद्देश्य है गूगल की आधुनिक तकनीकियों जैसे बाढ़ के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूर्व अनुमान तथा बाढ़ से जुड़ी जानकारियों का प्रसार करना, ताकि समय रहते बाढ़ की चेतावनी दी जा सके। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। दुनिया में लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। भारी वर्षा के दौरान नदियों की पानी समेटने की घटती क्षमता के कारण ये स्थिति पैदा होती है। भारतीय महाद्वीप की विशिष्ट भौगोलिक संरचना है। इसके कारण भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। भारत के उत्तर में हिमालय कई बारहमासी नदियों का स्रोत है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। अक्सर इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की बसाहट होती है। भारत में प्रमुख रूप से बाढ़ की परिधि में आने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल है। मौसम के बदलते स्वरूप के कारण अब राजस्थान भी इस सूची में जुड़ गया है। इसका कारण मॉनसून का असामान्य स्वरूप है, जो अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश होती है और रेगिस्तानी राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाता है। दूसरी ओर गंगा, यमुना, कोसी, महानंदा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जब उफान पर आती हैं, तब देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहराम मचा देती है। इसके कारण मानव जीवन और पशुधन को नुकसान पहुंचता है। फसलें और संपत्ति तबाह हो जाती है। कुछ घंटों की बारिश से ही बाढ़ कम समय में व्यापक रूप ले लेती है। प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की शीर्ष तकनीकी संस्थान केंद्रीय जल आयोग या CWC ने गूगल के साथ एक समझौता किया है। CWC and Google will share technical expertise in the fields of artificial intelligence, machine learning, geospatial mapping to be provided by Google, and analysis of hydrological observations data to be provided by Student Water Commission. In order to utilize computational power of Google and topographical data captured by Google through satellite to make inundation forecast and to disseminate information of inundation forecast using flood level forecast generated by CWC in map form on Google Internet platforms. बाढ़ का पूर्वानुमान बाढ़ के परिमाण, समय और अवधि का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। बाढ़ के स्तर का पूर्वानुमान डेटा प्रवाह मानचित्रों द्वारा दिखाया जाता है, जहां हरे रंग के निशान से महत्वपूर्ण कस्बों या शहरों को चिन्हित किया जाता है और नीले रंग से बांधों, जलाशयों और बराज को। ये रंग नदी के जल स्तर के अनुसार बदलते हैं। पीला रंग चेतावनी के स्तर की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब होता है कि नदी सामान्य स्तर से ऊपर की ओर बह रही है। नारंगी स्तर खतरे के स्तर को दर्शाता है,
जिसका मतलब है कि नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि उच्चतम बाढ़ स्तर लाल रंग में दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि नदी का पानी अत्यधिक उच्च धाराओं में बह रहा है। CWC Google collaboration will generate more beneficial flood warnings, providing risk-based inundation maps that will help to identify people at risk as well as in evacuation planning. The administration authorities will get more detailed information of spatial spread and duration of inundation to plan their risk level based preparedness and implement the same at short notice. Dissemination of information of flood risk to the general public will be made available on mobile phone as well as notification and alerts in the map forms also. भारत सरकार बाढ़ के कारण होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए कई प्रयास कर रही है। CWC के साथ गूगल के संयुक्त उद्यम से मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र में सुधार की उम्मीद है। इसकी मदद से समय के साथ स्थान लक्षित और सटीक बाढ़ चेतावनी सूचना मुहैया कराई जा सकती है, ताकि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ आने से पहले ही आसानी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। मेडिकल के छात्रों के लिए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग में परिवर्तित करना भारी मशक्कत तथा लंबी अवधि वाली प्रक्रिया है। इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने एक केंद्रीकृत सुविधा आरंभ की है, जिसका नाम है स्किल ई लर्निंग टेलीमेडिसिन यानी SET सुविधा। ये सुविधा कौशल आधारित सीख का अवसर देती है तथा छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण में सीखने में मदद देती है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। अपने पेशे के शुरुआती दौर में अक्सर मेडिकल छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर हादसों के शिकार लोगों में खून बहना रोकना और जीवन बचाना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। सैद्धांतिक पढ़ाई को प्रायोगिक ज्ञान में बदलना एक चुनौती भी है और एक सफल मेडिकल पेशेवर के लिए जरूरी भी। इस दिशा में कार्य करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने एक संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है स्किल्स ई लर्निंग टेलीमेडिसिन या SET सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने 7 जुलाई 2018 को इस सुविधा का आरंभ किया। नई सुविधा एक संपूर्ण कौशल आधारित शिक्षा है जो एम्स में पढ़ाए जाने वाले सभी विभागों को वर्चुअल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराती है। This initiative is a paradigm shift in medical education, and that we have to understand. And the paradigm shift is that from the, as Dr. Gloria said, that learnings which has become now obsolete in the sense of teacher to student relationship, we are now trying to see to it that we are able to give the quality education, affordable education, accessible education to maximum people and also to have a virtual classroom. कौशल की प्रयोगशाला में मेडिकल छात्रों को वास्तविक जीवन में पेशे अपनाने से पहले वास्तविक मेडिकल प्रतिरूपों तथा नमूनों की मदद से दक्षता हासिल होती है। टेलीमेडिसिन में अनुभवी पेशेवर उन्हें प्रायोगिक कौशल प्रदर्शन कर मेडिकल प्रक्रिया की सीख देते हैं। टेलीमेडिसिन द्वारा मेडिकल पेशेवर को दूर दराज से ही टेलीकम्युनिकेशन तकनीक की मदद से मरीजों का आकलन करने, जांच करने तथा उपचार करने में मदद मिलती है, जबकि ई लर्निंग तथा टेलीमेडिसिन से सभी राज्यों बल्कि पूरे देश के छात्रों को कम लागत में एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। The SET facility will help in quality improvement in essential life-saving procedures like CPR, basic surgical skills, and other advanced surgical techniques. We will be able to show live surgery and other procedures on a regular basis, not only to our students, faculty, and delegates visiting AIIMS, but across the country to many centers, including the Andaman and Nicobar Islands. एम्स की SET सुविधा सीखने की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसमें स्नातक तथा स्नातक उत्तर छात्रों के लिए कौशल आधारित सीख को ई लर्निंग का अभिन्न अंग बनाकर पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाएगा। इसे लागू करने तथा इसके निरीक्षण के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। भारत के सबसे प्रमुख मेडिकल संस्थानों में एक कहलाने वाले एम्स में विकसित हो रही इस प्रक्रिया को अन्य मेडिकल कॉलेज भी अपना सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बहुत कुछ है बाकी, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
हम यहाँ हुकूमत करने आए हैं। कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे। जब भांजे बोलता था तो म्यूजिक के साउंड आते ही आपको पता लग जाता और लोग कहते थे आ गया लंगड़ा, अब जरूर कुछ करेगा। पांडव यहीं से इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे भांजे। पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ देकर जाएंगे। नेचर ने अगर आपको एक्टर शुरू से बुनियादी तौर पे बनाया है तो आप एक्टर बन सकते हैं, वरना बन नहीं सकते। उसी क्रोध की अग्नि से मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का सर्वनाश। नमस्कार, मैं हूं गूफी पेंटल। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एशिया में ज्ञात उड़ने वाले तीतर समूह का सबसे बड़ा पक्षी है मोर। भारतीय परंपराओं में समृद्ध धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण 1963 में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसके अनोखे खूबसूरत पंख हमेशा से ही वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे महान प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन के लिए भी मोर के पंख एक पहेली थे। मोर के अनूठे रंगों और पैटर्न का रहस्य सुलझाया है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने। उन्होंने मोर के पूर्ण जीनोम का सफल अनुक्रमण किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। नर मोर या मयूर अपनी पूंछ के लिए जाना जाता है। उसकी यह विशाल पूंछ लगभग 2 मीटर लंबाई की होती है। यह रंगीन पूंछ संभोग के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होती है। जब नर मोर को किसी को डराना होता है तो वह अपने शरीर को बड़ा दिखाने के लिए अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर फैला लेता है। इससे शिकारी डर कर भाग जाता है। वह अपने खूबसूरत पंखों को फैलाकर मादा को भी आकर्षित करता है। मोरनी के लिए एक साथी का चयन उस साथी के सुंदर पंखों पर निर्भर करता है और कई अध्ययनों से यह साबित होता है कि मोर के पंखों पर बनी डिजाइन और पैटर्न अनोखे होते हैं। पक्षियों की दीर्घायु यानी लंबी आयु से जुड़ा एक अन्य जीन मोर के बेहतर प्रतिरक्षा से जुड़ा होता है। मोर पंखों पर बने जटिल प्राकृतिक डिजाइन या पैटर्न दशकों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करते आ रहे हैं और यहाँ तक कि इनसे संबंधित कई पारिस्थितिक और जनसंख्या आधारित अध्ययन भी हुए हैं। हालांकि अभी तक मोर का कोई जीनोमिक अध्ययन नहीं किया गया था। जीनोमिक अध्ययन एक जीव के पूरे डीएनए का अध्ययन होता है। यह चुनौती स्वीकार की है आईसर भोपाल के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं डॉक्टर विनीत के शर्मा और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक भारतीय मोर का एक पूर्ण तुलनात्मक जीनोमिक विश्लेषण किया है और इस प्रजाति के पूरे जीनोमिक अनुक्रम की व्याख्या की है। The genome sequence gives us clues about the phenotype of the bird. So if you look at the peacock genome, whatever feature that you see in a bird, in this peacock bird, all these features are determined by the genome, and it is very unique in this category. मोर के जीनोम अनुक्रमण करने में नेक्सैक 500 एल्यूमिना नामक एक बेहद परिष्कृत उपकरण का उपयोग किया गया था। जीनोमिक अनुक्रमण की व्याख्या करने में टीम को 2 साल का समय लगा। इस अध्ययन से लगभग 15,970 विभिन्न जीनों के पूरे विवरण की जानकारी का एक विशाल डेटा मिला है। Some of the crucial things that we identify is that there have been 2 bottlenecks in the history of the peacock. And this is coinciding with actual climatic events that have happened in the history of Earth, and the bottlenecks are probably a result of these climatic change events as well. In the long run, these demographic history studies will help us understand not only the peacock's demographic history but demographic history of birds in general. इस जीनोम अनुक्रम में अध्ययन किए गए कुछ जीन मोर के पंखों को अनोखे सजावटी रंग और पैटर्न प्रदान करने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। अन्य जीन मोर के लंबे जीवन काल से जुड़े हैं, जो प्रतिरक्षा के अनोखे जीन की उपस्थिति के कारण है। यह कई संक्रमणों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे पक्षियों को लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है।
In terms of DNA sequence, what next generation sequencer does is it chops the DNA into millions of pieces, and and we stitch these pieces to form the complete genome. So since in the case of peacock, the genome size of peacock is 1.1 gigabase pairs, and the sequencer breaks the DNA into small pieces of 150 base pairs. So you see, assembling the millions of pieces of 150 base pairs into 1.1 gigabase pair was a huge challenge. So it took me months to standardize the process. आमतौर पर एक मोर का औसत जीवन काल लगभग 20 साल का या इससे अधिक हो सकता है। मोर चिड़ियाघरों में लगभग 30 साल तक जीवित रहते हैं। यह जीन सभी पक्षियों में से मोर को सबसे लंबा जीवन जीने वाला बनाता है। प्रोफेसर विनीत के शर्मा और उनकी टीम द्वारा मोर के जीनोम की व्याख्या करने के प्रयासों से व्यापक डेटा तैयार हुआ है। यह शोधकर्ताओं के लिए आगे अध्ययन करने के रास्ते खोलेगा और इससे मोर के विकासवादी इतिहास के नए आयाम खुलेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला या फिर रोस्टेड चिकन, चिकन के शौकीनों के ये पसंदीदा व्यंजन हैं। लेकिन चिकन के व्यंजनों की सूची जितनी लंबी है, खतरे की आशंका भी उतनी ही ज्यादा है। ये खतरे की घंटी बजाई है नई दिल्ली स्थित भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी तथा भारत और अमेरिका के 5 अन्य संस्थानों के एक संयुक्त शोध ने। इस गहन शोध में पंजाब के 6 जिलों के पोल्ट्री फार्मों के मुर्गियों में एंटीबायोटिक रोधी बैक्टीरिया खतरनाक स्तर पर पाया गया है। आमतौर पर पोल्ट्री फार्म में बीमार मुर्गियों के इलाज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बीमार मुर्गियों के साथ साथ स्वस्थ मुर्गियों के वजन बढ़ाने और उन्हें ज्यादा विकसित करने के लिए किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि पंजाब के 75% पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों के विकास के लिए जमकर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शोधकर्ताओं को इस अध्ययन के गंभीर नतीजे मिले जब इन फार्मों के 94% चिकन के नमूनों में मल्टी ड्रग रोधी बैक्टीरिया पाए गए। इतना ही नहीं, अंडा उत्पादन में लगे करीब 60% फार्मों में भी दवा रोधी बैक्टीरिया पाए गए हैं। इसका अर्थ ये था कि ये बैक्टीरिया चिकन और अंडों के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे इंसानों में एंटीबायोटिक रोधी प्रवृत्ति का विकास होता है। ऐसे में बीमार पड़ने पर उपलब्ध दवाओं तथा एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। पंजाब के अधिकांश पोल्ट्री फार्मों में टेट्रासाइक्लिन तथा फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों में आमतौर पर हैजा तथा सिफिलिस जैसे संक्रमण को दूर करने के लिए टेट्रामाइसिन दिया जाता है, जबकि फ्लूरोक्विनोलोन का इस्तेमाल सांस तथा मूत्रवाहिका संक्रमण से जुड़ी बीमारियों की दवा के रूप में किया जाता है। शोधकर्ताओं ने चिकन पर 11 विभिन्न एंटीबायोटिक्स के प्रयोग किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया में एक या एक से अधिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता उपलब्ध है। प्रयोग के लिए शोधकर्ताओं ने पोल्ट्री फार्मों से क्लोएकल के फाहे इकट्ठा किए। जिंदा मुर्गियों से बैक्टीरिया के नमूने इकट्ठा करने के लिए इस विधि का नियमित इस्तेमाल होता है। प्रयोगशाला में इन फाहों से बैक्टीरिया अलग किए गए, फिर बैक्टीरिया पर 37 डिग्री तापमान में 24 घंटे तक एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया और देखा गया कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रोधी थे। भारी मात्रा में ऐसे बैक्टीरिया का विकसित होना खतरनाक है, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं तो बीमार होने की स्थिति में उपलब्ध दवाओं से उनका उपचार मुश्किल होगा। यह अध्ययन भारत के पोल्ट्री फार्मों में दवारोधी बैक्टीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन है। चिकन के नमूनों में भारी संख्या में दवारोधी बैक्टीरिया पाए जाने पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फार्मों में एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल बंद हो, क्योंकि इनका इंसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। उनकी सलाह है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नियंत्रित तरीके से सिर्फ बीमार मुर्गियों के इलाज के लिए ही किया जाए। स्पष्ट है कि वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल करके ही न सिर्फ चिकन का स्वाद बढ़ाया जा सकता है, बल्कि सेहत पर खतरा भी दूर किया जा सकता है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मसल पावर से निपटने के लिए एक हल निकाला जा कि ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस ईवीएम सिस्टम पर भी अब कहीं न कहीं शक बढ़ गया लोग। हमारे वक्त में ये इस पर बहस हुई थी कि एक मशीन है जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, वो लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से ये बात। सर, इस देश में 85 करोड़ वोटर्स हैं, 16 लाख बूथ हैं सर। 17,000 पर ईवीएम का होता है, इसका लगभग 22,500 से 23,000 आएगा सर। अभी लगभग 50,000 हुआ है ये जो पेपर टेल मशीन है सर, इसको फेज मैनर में कर रहे हैं और इसके लिए फंड की हम दिक्कत नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, इसके लॉजिस्टिकल इशू जो है सर, स्टोरेज के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, प्रोडक्शन के, चुनाव आयोग फेज मैनर में करेगा, हमारा सहयोग उसको होगा। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रसायन विकसित किया है जिसका इस्तेमाल कर प्लास्टिक के कचरे को टाइल्स तथा ईंट जैसे उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। ये तकनीक बेहद सरल है। कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक या अन्य फाइबर पदार्थ को रसायन में मिलाकर 110 से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर सकता है। मिश्रण को ठंडा करने पर खूबसूरत टाइल या ईंट इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। इस रसायन की कीमत प्रति 100 ग्राम मात्र 50 रुपए है। महाराष्ट्र के निम्बकर कृषि संशोधन संस्था के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक अनोखा सौर जल शुद्धिकरण यंत्र विकसित किया है। इसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती और न ही इससे पानी बेकार जाता है। प्रयोगशाला में की गई जांच के अनुसार छने हुए जल को 60 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 45 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटे तक गर्म किया जाता है। ये अनुसंधान करंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर स्थित सेंटर फॉर वायरोलॉजी एंड वैक्सीन रिसर्च तथा अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने HIV से लड़ने के लिए एक नया वैक्सीन 1 विकसित किया है। इसका प्रयोग 393 मरीजों पर किया गया। जांच में सामने आया कि इसके इस्तेमाल से HIV प्रतिरोधी प्रणाली विकसित होती है। इस वैक्सीन का नाम प्रेप या प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया गया है। इस शोध के नतीजे द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। भारत में अदरक की 22 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाती हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में इनकी बहुतायत है। हाल में केरल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में अदरक की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें से एक का नाम एमोनिकेंस तथा दूसरे का नाम एममरी वॉची है। अदरक का कई औषधीय तथा वाणिज्यिक मामलों में इस्तेमाल होता है। नई प्रजातियां काफी सीमित क्षेत्र में पाई गई हैं। एमोनिकेंस तथा एममरी वॉची की खोज क्रमशः फाइटोटेक्सा तथा बॉटनी लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस सप्ताह के विज्ञान के इतिहास में हम याद कर रहे हैं शिप्रा गुहा मुखर्जी को। वो एक भारतीय जीव विज्ञानी थी जिनका जन्म 13 जुलाई 1938 को हुआ था। उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तथा सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुहा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य एंथर कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड पौधों के उत्पादन की तकनीक विकसित करना है। ये विधि गेहूं, चावल तथा आलू की बेहतर प्रजातियां विकसित करने में मददगार है। उनके अन्य प्रसिद्ध शोधों में एंजाइम की मदद से पौधों को फिर से उत्पन्न करना शामिल है। शिप्रा गुहा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सीनियर नेशनल बायो साइंटिस्ट पुरस्कार तथा कनिष्क पुरस्कार। वो भारतीय विज्ञान अकादमी की सदस्य भी रह चुकी हैं। 15 सितंबर 2007 को गुहा का देहांत हो गया।
वो आज भी देश भर के जीव वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।